तो होमवर्क दिया था आपको, ये क्वेश्चन था होमवर्क में दे रखा था, परसों का होमवर्क था या कल का ही रहा, ये छूट गया था, कल डिस्कस करें, इसको करते हैं डिस्कस। देखिए इसको आपने ऐसे सॉल्व तो करा होगा। तो कहानी इसमें वीडियो स्लो है, वॉइस स्लो है। जोर से बोलो, जोर से बोलो, जोर से बोलो। क्या कितने जोर से बोलो? अरे मैं ही धीरे बोल रहा हूँ भाई, चिल्लाऊंगा ना धीरे धीरे, वार्म अप तो होने दे। चिल्लाऊंगा चिल्लाऊंगा, टेंशन मत लो। चलो। इसने कहा कि आप इसको बताइए कि इम्पल्स गिवन टू द पार्टिकल एट t इक्वल्स टू 2 सेकेंड। इम्पल्स गिवन टू द पार्टिकल एट t इक्वल्स टू 2 सेकेंड और मास 2 kg दे रखा है, और ये इसकी कहानी है। हम जानते हैं हमें करना क्या होता है ऐसे सिचुएशन में, बिफोर एंड आफ्टर सोचना है। अच्छा, करना क्या है ये सोच लिया, देखो क्या करना है। सबसे पहले सबसे पहले सबसे पहले सबसे पहले ये कहा, स्टेप 1, मुझे तो इम्पल्स चाहिए। इम्पल्स सुनते ही मेरे मन में आएगा मुझे चेंज इन मोमेंटम चाहिए। फिर तुरंत मेरे मन में आएगा कि मुझे पी फाइनल माइनस पी इनिशियल चाहिए। इतनी चीजें मेरे मन में आएगी। अच्छा ठीक है, इसको भेज के रख लेते हैं। अब इम्पल्स बोले तो चेंज इन मोमेंटम, ठीक है भाई, नो प्रॉब्लम। अब अगली बात क्या समझ में आएगी कि मुझे अगर कोई फाइनल मोमेंटम बताए, इनिशियल मोमेंटम बताए, बात बन जाएगी और यही मेरा आंसर होगा। अब मुझे यहाँ से दोनों चीजें ढूंढनी है, दोनों चीजें ढूंढनी है। तो मैं क्या करूँगा समझो, मैं इसको, इस ग्राफ को आप जानते हैं दो टुकड़े करेंगे। इस ग्राफ के, इस ग्राफ के दो टुकड़े होंगे, इस ग्राफ के दो टुकड़े होंगे। ग्राफ आ जाओ, कहाँ भाग गए, आ गया। ग्राफ के दो टुकड़े होंगे। जैसे इसके दो टुकड़े होंगे, देखो मैं बना रहा हूँ आराम से, साइड में देखते रहो ना ग्राफ असली वाला कौन सा है। ये ग्राफ के दो टुकड़े करने जा रहा हूँ। हमसे t बराबर 2 सेकेंड से पहले और बाद की कहानी इसने पूछी। t बराबर 2 सेकेंड से पहले और बाद की कहानी इसने पूछी। मतलब कि t बराबर 2 सेकेंड के पहले और बाद दोनों सिचुएशन हमको चाहिए। ठीक है, अब देखना, मैं यहाँ से पहले ग्रीन वाली लाइन गौर से देखते रहना, ये ग्रीन वाली लाइन यहाँ तक जो गई। अब ये जो सिचुएशन है, इसके ठीक सामने आप देख पा रहे हैं ये t बराबर 2 सेकेंड की कहानी। मतलब यहाँ से जो अपने को मिलने वाला है, ये मुझे मिलेगा इनिशियल। हम जानते हैं यहाँ से इनिशियल मिलेगा कैसे, देखो ये तो है एयर, ये सेंटर, इससे पहले, इससे पहले की सिचुएशन इनिशियल है, इसके ठीक बाद की सिचुएशन फाइनल है, ठीक बाद की सिचुएशन फाइनल है। अब देखो फाइनल कहाँ है, फाइनल ऐसा है। अब अच्छी बात यह है कि फाइनल जो है इसकी शुरुआत हुई है 2 सेकेंड के बाद, ये t बराबर 2 सेकेंड है। इसके बाद ओ, अब ग्राफ किसका था, तो ग्राफ ऊपर xt था। देखो हम जानते हैं कि जब भी मुझे कोई xt ग्राफ दे तो उस xt ग्राफ का स्लोप निकालते ही अपने को वेलोसिटी मिलती है। xt ग्राफ का स्लोप निकालूंगा, मुझे मिलेगी वेलोसिटी, मुझे मिलेगी वेलोसिटी। xt ग्राफ के स्लोप को वेलोसिटी कहते हैं। हाँ बढ़िया आंसर सबका है, चेक कर लें एक बार। xt ग्राफ के स्लोप को वेलोसिटी कहते हैं। ठीक है भाई, मतलब कि मुझे 2 सेकेंड के ठीक बाद, 2 सेकेंड के ठीक बाद कौन सा सेक्शन, ये वाला सेक्शन जो मुझे देगा, ये मुझे फाइनल स्थिति को बताएगा। और जब मैं यहाँ से लेके इस वाले सिचुएशन में जाऊंगा तो मुझे इनिशियल बात समझ में आएगी। अब देखो, और स्लोप ही निकालना है क्योंकि ये ग्राफ ऊपर में x नीचे में t है, ऊपर में x नीचे में t है। ये सिचुएशन जो है फाइनल है। फाइनल के देखो मजे की बात, फाइनल में क्या हुआ, यहाँ पे स्लोप लाइन पैरेलल हो गई, स्लोप जीरो हो गया। स्लोप जीरो होने का मतलब वेलोसिटी जीरो हो गई, पार्टिकल जहाँ थी वहीं है। देख लो पोजीशन कहाँ चेंज हुआ है,
पोजीशन तो यही फिक्स है, पार्टिकल जहां थी वही है। अच्छा, इनिशियल में स्लोप, स्लोप लाइन लाइन बिल्कुल सीधी है, थीटा कांस्टेंट कहीं भी निकालूंगा सेम थीटा पाऊंगा। थीटा कांस्टेंट मतलब वेलोसिटी जो मुझे मिलेगी वो कांस्टेंट मिलेगी। अच्छा, कितनी मिलेगी, तो tan थीटा निकाल लेते हैं। tan थीटा, ये वैल्यू यहाँ से यहाँ तक की तो 2 है, गिवन है, और ऊपर की वैल्यू क्वेश्चन ने कहा है 40 है, तो ये वैल्यू 40 है। अच्छा, तो ठीक है भाई, तो मुझे स्लोप चाहिए था tan थीटा परपेंडिकुलर बाय बेस, तो ये परपेंडिकुलर 40 बेस 2, ये क्या आ गया 20। ये क्या है, वेलोसिटी, पूरा नाम क्या है, इनिशियल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी। और v जो है हमारा, ये v फाइनल है, तो v इनिशियल 20 और v फाइनल हमारा जो है वो 0 है। बस हो गया। जैसे ही हमारे पास ये मोमेंटम वाली बात आ गई, मोमेंटम वाली बात आ गई, अब हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। अब यहाँ पुट कर सकते हैं, हो गया। अब तो आई की वैल्यू पी फाइनल, पी फाइनल मेरा 0 है, पी इनिशियल मेरे पास मास इनटू वेलोसिटी की इनिशियल वैल्यू, आई इक्वल्स टू माइनस ऑफ मास 2 है, इनिशियल वेलोसिटी हम 20 लेके आए हैं, तो इम्पल्स की वैल्यू माइनस का 40, इम्पल्स की वैल्यू माइनस का 40। ये सवाल आसान है, हमने पहले भी करा हुआ है, तो बिल्कुल आसान आसान और आसान सवाल ही। हाँ, तो ऐसे आप इसको कर सकते हैं, इजी सवाल। एक होमवर्क ये दिया था, एक होमवर्क ये दिया था, गौर से देखिए, ये होमवर्क ये दिया था। इसको आपने अटेम्प्ट किया होगा और कुछ न कुछ आंसर जरूर लाए। आंसर जो आप लोग लाए हैं चैट बॉक्स एक बार देख लेता हूँ, आंसर इसका आया है क्या, सब बताइए जरा। 1 2 3 क्या क्या आंसर आया, थोड़ा समझाओ। 1 2 3 क्या क्या आंसर आया, जरा समझाओ। चलो साथ साथ करते हैं, देखते हैं, एक एक करके बात करते हैं, एक एक करके बात करते हैं, तब बात बेहतर समझ में आएगी। आइए, सबसे पहले हम चाहते हैं सिस्टम का एक्सीलरेशन निकालना। स्टेप 1, सिस्टम का एक्सीलरेशन निकालना। हम जानते हैं सिस्टम का एक्सीलरेशन मतलब हम जो भी नेट फोर्स लगता हुआ देख रहे हैं, इसका पूरा नाम क्या है, नेट पुलिंग फोर्स। नेट फोर्स अपॉन हम चाहते हैं कि इसका टोटल मास कितना है वो समझ लें। क्यों, शुरुआत के दिनों में ये सिस्टम की बात जब होती है तो सिस्टम मतलब पूरा मास काउंट करो, पूरा मास काउंट करते ही, पूरा मास काउंट करते ही ये कहलाएगा सिस्टम, ये कहलाएगा सिस्टम। सिस्टम का मतलब ये होता है सब एक साथ, पूरा परिवार। अच्छा, ये सिस्टम है, ठीक है भाई, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब एफ नेट, हाँ इसकी लड़ाई है कि एफ नेट कितना लगेगा, तो एफ नेट जरा यहाँ समझते हैं, आराम से समझते हैं, एफ नेट वाली बात समझ में आ जाए। ये 60 न्यूटन इधर लग रहा है, अब इसके दो टुकड़े बनेंगे, एक इधर और एक टुकड़ा नीचे की तरफ लगेगा, समझना। अच्छा, ये 60 है, ये 60 है, तो ये भी ऑल्टरनेट इंटीरियर 60 ही होगा। अब देखो, ये होगा 60 और साथ में ये एंगल 60 है, तो 60 cos 60, cos 60 1/2 होता है, 1/2 होता है, समझिए। तो ये बन गया 30 न्यूटन, 30 न्यूटन, cos 60 1/2 होता है, 30 न्यूटन। अच्छा, नीचे, नीचे जो फोर्स लगा है ये रहेगा 60 और साथ में साइन 60, 60 साइन 60 नीचे लगा है। अच्छा, अब देखना, इस 100 के भी टुकड़े होंगे, इस 100 का एक फोर्स इधर, और एरो चूंकि नीचे है तो दूसरा कंपोनेंट इधर, दूसरा कंपोनेंट इधर। अच्छा, ये 37, तो इसके चक्कर में ये भी 37, तो इधर जो फोर्स लगेगा वो कॉस वाला होगा, 100 cos 37, और समझो cos 37 4/5 होता है, तो ये आ गया 100 इंटू 4/5, ये 80 आ गया, समझो।
ये आ गया 80 न्यूटन। ओके, तो नीचे कितना लगेगा? नीचे लगेगा 100 और साइन 37। हाँ, नॉर्मल पूछेगा तो इसकी आवश्यकता पड़ेगी, अभी इसको बस इतना ही लिख के छोड़ दे सकते हैं। साइन 37 3/5 होता है, आवश्यकता नहीं है इसलिए मैं लिख नहीं रहा। हाँ, नॉर्मल पूछता जरूर काम आएगा। अब देखो क्या कह रहा हूं। अब ऐसे अगर फोर्स लग रहा है तो नेट फोर्स की जहां तक बात है, नेट फोर्स कितना लगा वो आप देखिए। अब मैं सबको अगर एक सिस्टम मान लूं, सारा का सारा ब्लॉक एक सिस्टम अगर मान लूं, चलो इसको दूसरी स्लाइड में दिखाता हूं, यहाँ दिखाता हूं। पूरे ब्लॉक को मैंने एक सिस्टम माना, पूरे ब्लॉक को एक सिस्टम माना। जरा सोचो इसका मास कितना होगा? इसका मास होगा 3 + 7 + 10 kg। और जरा देखो इस पे फोर्स कितने लग रहे हैं। तो इस पे जो फोर्स लग रहा है उसको अगर देखोगे तो इधर से फोर्स लग रहा है और वो लग रहा है तुम्हारे पास 80 न्यूटन। 80 न्यूटन इधर से। अच्छा, इधर से भी तो फोर्स लग रहा है क्योंकि हॉरिजॉन्टल मोशन होना है। इधर से फोर्स क्वेश्चन में चेक कर लो कितना है, 30 न्यूटन। तो यहाँ से लग रहा है 30 न्यूटन, 30 न्यूटन। तो एफ नेट कोई अगर पूछे तो एफ नेट हमारा ऐसे होगा, कितना? 80 माइनस का 30। अब कुछ नहीं, अब एक्सलेशन निकाल लेते हैं। एक्सलेशन चाहिए था सिस्टम का, कितना होगा भाई? 80 में से 30 घटाइए अपॉन टोटल मास। 3 3 + 7 + 10 सॉल्व करिए, ये आ रहा है 2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये क्या है? ये है सिस्टम का एक्सेलरेशन। सब के सब आगे चलेंगे 2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से, सब चलेंगे आगे की तरफ 2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से, सब। अच्छा, तो यही बात अगर अपने को समझ में आ जाए तो मजा आ जाएगा। चलो, अब अगला इसने क्या पूछा था? n1 और n2 की वैल्यू। n1 और n2 की वैल्यू इसने पूछी है। n1 और n2 की वैल्यू। नॉर्मल एक पुशिंग फोर्स है, नॉर्मल एक पुशिंग फोर्स है, तरीके से समझेंगे। जब भी मुझे नॉर्मल निकालना हो, जिस पॉइंट पे नॉर्मल चाहिए वहां से बॉडी को काट के अलग कर लेंगे। आओ समझते हैं क्या कहानी बन रही है। मुझे सबसे पहले n1 की बात चाहिए कि भाई n1 क्या है। n1 वाले सेक्शन को ऐसे डील करना चाहते हैं, n1 वाले सेक्शन को डील करना चाहते हैं। यहाँ से बॉडी को काट के अलग किया। गौर से देखो क्या हो रहा होगा, क्या हो रहा होगा। आराम से देखो, सवाल तो करने ही हैं, तुम्ही को करने हैं सारे, लेकिन पहले मेरी बात को समझो क्या कहना चाह रहा हूँ। ये 3 kg वाले बॉडी को यहाँ रखिए। अब इसकी कहानी सोचिए, हम सिर्फ हॉरिजॉन्टल मोशन कराना चाहते हैं तो सिर्फ हॉरिजॉन्टल मोशन की कहानी करेंगे। इधर से जो फोर्स लग रहा था वो आपको ध्यान में ही है, 80 न्यूटन लगता है। अच्छा, अब 80 न्यूटन लगता है। एक्सीलरेशन आगे की तरफ है, चलो कोई दिक्कत नहीं है। मैंने कहा नॉर्मल का डायरेक्शन पहले उस बॉडी का डिसाइड करो, नॉर्मल का डायरेक्शन पहले उस बॉडी का डिसाइड करो जिस पर डायरेक्ट फोर्स नहीं लग रहा है। ओके, तो मैं क्यों ना 7 kg वाले की सोचूं। ध्यान से देखना, मैं अब 7 kg वाले ब्लॉक की बात कर रहा हूँ। मैं बात कर रहा हूँ 7 kg वाले ब्लॉक की, 7 kg वाले ब्लॉक की। देखो, अगर ये 7 kg वाला ब्लॉक है और इस 7 kg वाले ब्लॉक को अगर आगे चलना है तो ये नॉर्मल n1 को ऐसे ही लगना पड़ेगा। ये इसकी मजबूरी है क्योंकि ये भी चाहता है कि ये आगे चले, ये भी चाहता है कि ये आगे चले। तो A से चलना है तो n1 को यहाँ लगना पड़ेगा और इसी n1 का पेयर पड़ोस वाले पे लगेगा। ये लगा n1, पहले n1 उस बॉडी पे लगाओ जिस पे डायरेक्ट फोर्स नहीं लग रहा है। अब जरा देखो मेरा अगला स्टेप देखो, मुझे अब कहाँ की बात करनी है? मुझे अब n2 की अगर बात करनी है तो मैं बॉडी को यहाँ से काट के अलग करूंगा। जब मन ही मन यहाँ से काट के अलग करूंगा तब मैं n2 पे पहुंचूंगा। देखो, मैं यहाँ n2 पे पहुंचा, मैं यहाँ n2 पे पहुंचा, लेकिन मैं सावधानी से पहुंचूंगा। सोचो, n2 पे n2 पे पीछे से तो एक फोर्स लग ही रहा है और उस पीछे से लगने वाले फोर्स की वैल्यू अभी तुम करके आए थे 30 न्यूटन था। चलो, ये तो एक बात है। एक चीज की पूरी गारंटी है कि इसको भी आगे जाने की इच्छा है, ए से
अब जरा सोचो, ये ब्लॉक है 10 केजी वाला, दिमाग लगाओ और सोचो, अगर इस 10 केजी वाले ब्लॉक को, अगर इस 10 केजी वाले ब्लॉक को आगे चलना है एक्सीलरेशन से, तो इस पे लगने वाले नॉर्मल को, इस पे लगने वाले नॉर्मल को पक्का पक्का ऐसे लगना पड़ेगा, ऐसे लगना पड़ेगा। तो ये रहा N2, और अब इस N2 का पेयर इस पे लगेगा, ये भी N2 होगा। बढ़िया। फोर्स डायग्राम समझ में आ जाए तो मजा आ जाता है। पहले उस बॉडी पे, क्योंकि नॉर्मल से सिर्फ पुश करते हैं, पुश करते हैं, तो जब एक तरफ से लगाते फिरोगे तो आगे वाली बॉडी को पुश किया जाएगा। अब इसी तरीके से हमने आगे वाली बॉडी को पुश कर लिया। अब मुझे N1 और N2 पूछा है। अब देखो, मैं कहीं से भी सॉल्व करूं बात बन जाएगी, कहीं से भी सॉल्व करूं बात बन जाएगी। देखिए, सपोज करिए मैं इस वाले सेक्शन को डील करना चाहता हूं, सिर्फ इस वाले सेक्शन को डील करना चाहता हूं, तो कैसे डील करूंगा समझिए। हमें आगे की तरफ चलाना है, तो 80 न्यूटन को पक्का N1 से ज्यादा होना पड़ेगा। हम चाहते हैं नेट फोर्स बराबर मास इंटू एक्सलेशन लिखना, तो 80 में से N1 ही घटेगा, और मास हमारे पास 3 है, और एक्सिलरेशन, एक्सिलरेशन माना A है, और A की वैल्यू, अच्छी बात तो ये है कि हम अभी निकाल चुके हैं, और वो है 2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब देखो एक बात बताता हूँ, N1 माइनस 80 क्यों नहीं किया। N1 माइनस 80 कहने का मतलब हम N1 को ज्यादा मान रहे हैं, लेकिन चूंकि एक्सेलरेशन आगे की तरफ है, इसलिए 80 न्यूटन को ही ज्यादा होना पड़ेगा, तभी बॉडी 80 न्यूटन के अकॉर्डिंग चलेगी, आगे की तरफ चलेगी। अब देखिए, 80 में से N1 घटाइए, A की जगह 2.5, देखिए 80 में से N1 घटाइए, 2 इंटू, ये 2 नहीं भैया 3 है, 3 इंटू 2.5 लाइए, यहाँ से N1 जब आप सॉल्व कर रहे हैं तो ये आ रहा है 72.5 न्यूटन, ये N1 की वैल्यू आ रही है। अच्छा, हाँ, इस N1 को यहाँ देखना, अगर मैं इस N1 को यहाँ पुट कर दूं तो यहाँ से N2 आ जाएगा, लेकिन जरा सोचो, N2 निकालना आसान इससे है, 10 केजी वाले से N2 निकालना आसान है। सोचो कैसे, क्योंकि यहाँ पे जो फोर्स लग रहे हैं, देखो अब तुम किसी से भी निकालो, तुमको जैसे आसान लग रहा है। मान लो मेरी इच्छा 10 केजी वाले से है, अब बताओ, एक चीज मैं चुप रहूं, आपसे सुनना चाहता हूँ, N2 और 30 न्यूटन में अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन एक्सीलरेशन का फोटो देख के बताओ किसको ज्यादा होना पड़ेगा। N2 को, N2 को देवासरिया से कोई चैट फास्ट करके दिखा दे, कोई है तो दिखा दे जो देवासरिया से फास्ट चैट करती है। देवासरिया कुछ दिनों से उसके यहाँ नेटवर्क नहीं था, आज देवासरिया के यहाँ नेटवर्क आया है किसी में हिम्मत उससे फास्ट लिख के बता दे। देवासरिया खुश हो रही है। N2 और 30 न्यूटन में किसको ज्यादा होना पड़ेगा। N2 को ज्यादा होना पड़ेगा। N2 को, जिसको समझ में आया वो N2 लिखें, नहीं समझ में आया तो 30 लिखें, नहीं समझ में आया तो 30 लिखें। 30 कोई है क्या 30 वाला, अकॉर्डिंग टू सिचुएशन। और जिसको समझ में आया वो N2 लिखें। अभी सबका N2 आया नहीं, मैं चैट में ही देख रहा हूँ, N2 नहीं आया सबका, धीरे धीरे आना शुरू हुआ है। कुछ लोग अभी भी वार्म अप ही कर रहे हैं। अरे वार्म अप खत्म हो गया भाई, पढ़ रहे हैं। N2, हाँ, अब धीरे धीरे स्लोली मैं समझ सकता हूँ, हो सकता है आप एक मोबाइल में लिखते होंगे, उसके बाद चैट में जाना होता होगा, डिफिकल्ट है, मैं मानता हूँ, लेकिन आप सब जगे रहिए इसलिए लिखवाता हूँ। आप लोग जगे रहिए, सोइए नहीं, सोइए नहीं, जगे रहिए। अब देखिए क्योंकि एक्सेलरेशन आगे की तरफ है, आगे मैं किसको बोलता हूँ, आगे, इसको आगे बोलता हूँ, फिक्स कर लो कि भाई आगे जब ये बोल रहे हैं तो इसको बोल रहे हैं आप। तो एक्सेलरेशन आगे की तरफ है, इसलिए N2 को ज्यादा होना पड़ेगा, और जब मैं F बराबर ma लिखूंगा तो मुझे लिखना पड़ेगा N2 में से 30 घटाऊंगा तो मास इंटू एक्सेलरेशन, मास 10 है, एक्सेलरेशन तो 2.5 है। अब बताइए ईमानदारी से ये वैल्यू कितनी आ रही है N2 की, तो N2 की वैल्यू उधर 30 को जोड़ देना, और ये आ जाएगा 55 आ रहा है, ये 55 न्यूटन, दिस विल बी द वैल्यू ऑफ N2।
कोई अगर क्रॉस चेक करना चाहे तो इधर से भी चेक कर सकता है, इधर से भी चेक कर, जिसकी जैसी श्रद्धा उसके अकॉर्डिंग काम हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ से N1 N2 दोनों हमने निकाल लिया, तो काम आसान है, तरीके से सोचेंगे बहुत इजी है, बिल्कुल विजुलाइज करके क्वेश्चन करो, रटने से बात तो देखो नहीं बनती है, इसमें क्या रटोगे। अब चला जरा मैं कुछ बेसिक आइडिया देना चाहता हूँ कि हम जो पढ़ रहे हैं ना नॉर्मल रिएक्शन जिसके बारे में बात चल रही है, आखिर ये नॉर्मल रिएक्शन होता क्या है ये नॉर्मल फोर्स। कुछ बेसिक चीजें नॉर्मल के बारे में हमको पता होनी चाहिए। हम बात कर रहे हैं नॉर्मल फोर्स की, नॉर्मल फोर्स के बारे में चर्चा करना चाहते हैं कि अभी तक हमने क्या देखा। अभी तक हमने ये देखा कि भाई नॉर्मल, पहली बात तो कांटेक्ट फोर्स है। नॉर्मल जो है ये कांटेक्ट फोर्स है, जब तक बॉडी टच में नहीं आएगी तब तक लगता नहीं। अच्छा, कांटेक्ट फोर्स है। अच्छा, लेकिन एक बहुत प्रिसाइज डेफिनेशन में तुमको बताना चाहता हूँ कि क्या होता है एक्चुअली में। जैसे तुम अगर आगे पढ़ लोगे इसको, लेकिन थोड़ा सा देखो जो मैं कहना चाह रहा हूँ। मान लो इस तरीके से एक ब्लॉक ऐसे इस पे रखा हुआ है, और इस ब्लॉक को किसी ने कहा कि मैं इस ब्लॉक को आगे की तरफ मोशन कराना चाह रहा हूँ। सोचना, ब्लॉक का अगर किसी ने कहा मोशन आगे की तरफ है, रिलेटिव मोशन, जरा सोचो फ्रिक्शन कहाँ लगेगा। फ्रिक्शन लगेगा इसके अपोजिट, पीछे लगेगा, तो ये इधर लगेगा इसका फ्रिक्शन। फ्रिक्शन रिलेटिव मोशन को अपोज करता है। अच्छा, नॉर्मल कहाँ लगेगा, तो नॉर्मल लगेगा इसके ऊपर, नॉर्मल लगेगा इसके ऊपर, ठीक ऊपर, यहाँ लगेगा नॉर्मल। हाँ, बॉडी टच में आएगी तभी लगेगा, तो नॉर्मल लगा इसके ऊपर, फ्रिक्शन लगा इधर। अच्छा, इसका मतलब नॉर्मल और फ्रिक्शन के बीच जो एंगल बनता है ये 90 डिग्री का बनता है। हाँ, बाकी फोर्स लगते रहेंगे, बाकी फोर्स लगते रहेंगे, mg नीचे लगेगा, ठीक है वो सब बात, लेकिन हम सिर्फ कांटेक्ट फोर्स की बात कर रहे हैं। तो कांटेक्ट फोर्स क्या क्या हो सकता है, फ्रिक्शन हो सकता है, नॉर्मल हो सकता है। इस सिचुएशन में रस्सी से बांधते तो टेंशन भी आता। अभी बॉडी को बस चला रहे हैं, मोशन आगे था तो फ्रिक्शन लगा पीछे, जो इसका रिलेटिव मोशन था ये आगे था तो फ्रिक्शन लगा पीछे। रिलेटिव मोशन की बात, मोशन कहने का मतलब रिलेटिव मोशन, तो नेट फोर्स कहाँ लगेगा, नेट फोर्स इन दोनों के बीच में लगेगा, और ये कहलाता है नेट कांटेक्ट फोर्स। ये कहलाता है नेट कांटेक्ट फोर्स, नेट कांटेक्ट फोर्स, नेट कांटेक्ट फोर्स। मतलब एक बात समझ में आ रही है, अगर कांटेक्ट फोर्स, नेट कांटेक्ट फोर्स तुमने अगर इसको कहा, तो इस नेट कांटेक्ट फोर्स के दो कंपोनेंट होते हैं। एक होता है फ्रिक्शन, जिसको बोला जाता है पैरेलल कंपोनेंट, फ्रिक्शन को बोला जाता है पैरेलल कंपोनेंट। अच्छा, तो एक होता है नॉर्मल, जिसको बोला जाता है परपेंडिकुलर कंपोनेंट। इसका मतलब ये हुआ कि हम जीवन में जब जब कांटेक्ट फोर्स की बात करेंगे तो ये ध्यान में रखेंगे कि कांटेक्ट फोर्स के दो कंपोनेंट होते हैं। एक होता है हमारा पैरेलल कंपोनेंट, जिसको कि फ्रिक्शन कहा जाता है, और परपेंडिकुलर कंपोनेंट होता है उसको नॉर्मल कहते हैं। पैरेलल कंपोनेंट फ्रिक्शन हमेशा अलोंग द सरफेस एक्ट होता है, हमेशा अलोंग द सरफेस, और नॉर्मल परपेंडिकुलर टू द सरफेस, इसीलिए इनका नाम ऐसा है। अच्छा, अब ये बात अगर अपने को समझ में आती है तो थोड़ा सा एक सिचुएशन लेते हैं कि नॉर्मल कैसे परपेंडिकुलर टू द सरफेस लगता है। जैसे मान लो एक फोटो बनाता हूँ इस तरीके से, और सपोज कीजिए इस पे एक रॉड रख दिया, यहाँ से लाया और एक रॉड ऐसे रख दिया, रखते हैं रॉड एक दीवार के सहारे, दीवार और फ्लोर, ये मान लो फ्लोर है, और साइड में जो ये लगा हुआ है ये दीवार है। मैंने इस पे एक रॉड रख दिया। अब जरा सोचो नॉर्मल कहाँ कहाँ लगेगा, जहाँ जहाँ कांटेक्ट फोर्स है वहाँ वहाँ नॉर्मल लगेगा। तो एक बार कांटेक्ट यहाँ है तो एक बार नॉर्मल यहाँ लगेगा। कैसे लगेगा, परपेंडिकुलर टू द सरफेस। अच्छा ठीक है, इसका नाम मानो N1 दे दिया। दूसरा कांटेक्ट नीचे है तो नॉर्मल यहाँ लगेगा, तो इसका नाम मान लो N2 दे दिया। नॉर्मल हमेशा परपेंडिकुलर टू द सरफेस लगता है, हमेशा परपेंडिकुलर टू द सरफेस। अच्छा, कोई अगर कर्व्ड पोर्शन हो, समझना, कोई अगर कर्व्ड पोर्शन हो, फॉर एग्जांपल
मैं आपको एक इस तरह का एक कटोरी बना के बताता हूँ। मान लीजिए ऐसा कुछ कटोरी है और उस कटोरी पे यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट उस पे रखा हुआ है इस तरीके से। अब नॉर्मल कहाँ लगेगा? नॉर्मल, अच्छा देखना, कटोरी है तो इसका सेंटर यहाँ होगा, तो अब जो नॉर्मल लगेगा, देखना ध्यान से, उस नॉर्मल का डायरेक्शन, चूंकि ये कर्व सरफेस है, सर्कल है, स्फेयर है, कुछ भी रहे, तो इसका नॉर्मल का डायरेक्शन सेंटर की तरफ रहता है। नॉर्मल का डायरेक्शन टुवर्ड्स सेंटर होगा, टुवर्ड्स सेंटर होगा, टुवर्ड्स सेंटर होगा, टुवर्ड्स सेंटर होगा। ये एरो पीछे क्यों दिखाते हो भैया? तू ज्यादा फिजिक्स जानता है क्या? ये इस तरीके से इसका नॉर्मल लगेगा। नॉर्मल हमेशा सेंटर की तरफ लगेगा। कंक्लूजन क्या है कि नॉर्मल रिएक्शन ऑलवेज एक्ट परपेंडिकुलर टू द सरफेस, लेकिन जब कर्व्ड हो तो टुवर्ड सेंटर लगता है, टुवर्ड सेंटर लगता है। ये एक छोटी सी नॉर्मल के रिलेटेड हमने बात कर ली, जिसपे हमने अभी तक काम किया था। छोटी सी बात हमने करी है जिसके ऊपर हमने काम किया है। अब अगला जो टारगेट है ये बड़ा अच्छा है, उस पर गौर फरमाएंगे। हम अब क्या सीखना चाहते हैं? हम अगली लड़ाई वेइंग मशीन पे करना चाहते हैं। नॉर्मल के बारे में अगली बात बोलूंगा तो तुम कल ही बोल चुका हूँ कि भाई नॉर्मल जब भी लगता है पेयर में लगता है, एक्शन रिएक्शन पेयर होता है, एक पहली बॉडी पे तो दूसरा दूसरी बॉडी पे, हमेशा सेम मैग्नीट्यूड का अपोजिट डायरेक्शन। आइए असली टॉपिक की तरफ जाना चाहते हैं, जिसको बोलते हैं वेइंग मशीन के बारे में पढ़ना। वेइंग मशीन, तो भाई अगला टारगेट है वेइंग मशीन। देखो, वेइंग मशीन तुमने देखा होगा, जब हम वजन चेक करवाते हैं, कहीं वजन चेक करवाते हैं तो उसको बोलते हैं वेइंग मशीन। तो दिल्ली वगैरह में जब पढ़ता था मैं, ऐसे कभी घूमने छुट्टी उट्टी में गए तो मेट्रो के नीचे से जब गुजरते थे तो वहाँ पे अंकल लोग ऐसे जिनके बेटे बेटे भगा देते हैं घर से, जनरली बेचारे टाइप के अंकल, एक मशीन लेके बैठे होते थे, 2 रुपया लेते थे और उस पे खड़े होने से, और तब वजन बताता था, तब उस पे खड़े हो जाओ और वो वजन बताता था। तो अक्सर मैं उस पे जाके बिना मतलब का वजन चेक करता रहता था, ऐसे ही कि उनको पैसे दे दिए जाते। तो वेइंग मशीन जो आप जानते हैं, आप पहचानते ही होंगे, इस तरह की मशीन होती है, इस तरह की मशीन होती है जिस पे आप खड़े हो जाते हैं तो आपका वजन का पता लग जाता है। इस तरह से वेइंग मशीन होती है, आदमी खड़ा होता है, वजन का पता लगता है, सब आप जानते हैं, आप जीनियस। इस पे होता क्या एक्चुअली में, इसके अंदर, ये तो डिजिटल वाला है, जरा सोचो क्या होता होगा। इसके अंदर कोई स्प्रिंग रहता होगा, वो स्प्रिंग दबती होगी। अब उस स्प्रिंग को, मान लो ऐसी कहानी है, जरा सोच के देखना, सोच के देखना, ये स्प्रिंग है, किसी ने उस स्प्रिंग को ऊपर से दबाया, जैसे तुम स्प्रिंग को दबाते हो, ऊपर से तुमने इसको प्रेस किया, खड़े हो गए इसके ऊपर तुम खड़े हो गए। जैसे तुम खड़े हो गए अपने 150 किलो के साथ, ये स्प्रिंग इसकी दबी। जैसे ये स्प्रिंग दबेगी तो स्प्रिंग की टेंडेंसी होती है अपने शेप को वापस रिगेन करने की, तो स्प्रिंग ने ऊपर की तरफ लगाया फोर्स, जिसको बोलते हैं रिस्टोरिंग फोर्स। ये स्प्रिंग ने कितना फोर्स लगाया, यही इसके रीडिंग में आ जाता है। स्प्रिंग को अपने शेप को रीगेन करने में कितना फोर्स लगाया, इस तरीके से स्प्रिंग आ जाती है। तो अब सवाल है कि भाई मेरे को इस फोटो से क्या मतलब है, मेरे को तो आप इतना बताओ कि न्यूमेरिकल सॉल्व करने में मुझे कितनी बात ध्यान रखनी पड़ेगी, मुझे तो कॉलेज चाहिए, फालतू बात में बाद में देख लूंगा। तो सीधी सीधी बात यह है कि जो ये वेइंग मशीन है, शॉर्ट में मैं लिख देता हूँ डब्लू मशीन। ये जो वेइंग मशीन है, ये वेइंग मशीन सही मायने में क्या मेजर करती है, तो ये आपको बस याद रहना चाहिए, ये मेजर करती है नॉर्मल रिएक्शन। इतना याद रखना कि वेइंग मशीन नॉर्मल रिएक्शन मेजर करती है, नॉर्मल रिएक्शन। बस तुम्हारा काम इससे हो जाएगा, वो कैसे स्प्रिंग लगता क्या होता है उस पे उतना ध्यान भी नहीं देना। वेइंग मशीन नॉर्मल रिएक्शन मेजर करती है। सही बात तो ये है, क्या होता है देखो, आदमी खड़ा होगा, नीचे लगाएगा mg, ऊपर लगेगा नॉर्मल, फिर उसका पेयर इस पे लगता है, वो नॉर्मल रिएक्शन हो जाता है, और वेइंग मशीन नॉर्मल रिएक्शन बताती है।
वो तो अंदर की कहानी बता रहा हूँ, स्प्रिंग दबता है दुनिया जहां, लेकिन सही मायने में वो किसके बराबर होगा? नॉर्मल रिएक्शन के बराबर। तो तुम्हारा काम तो भाई इसी लाइन से हो जाएगा कि वेइंग मशीन क्या मेजर करती है, तो नॉर्मल रिएक्शन, बस इसी से न्यूमेरिकल सॉल्व होंगे। अच्छा, ये नॉर्मल रिएक्शन ये बहुत अच्छा है। नॉर्मल रिएक्शन के अलग अलग नाम हैं। अब देखना, जब तुमसे कोई कहे कि वेइंग मशीन क्या मेजर करती है, तो नॉर्मल रिएक्शन, और इसी नॉर्मल रिएक्शन का एक और नाम है जिसको तुम बोलते हो अपरेंट वेट। अपरेंट वेट, अपरेंट वेट। तो अपरेंट वेट को भी रीडिंग कहा जा सकता है। रीडिंग ऑफ वेइंग मशीन, अपरेंट वेट कह लो या नॉर्मल रिएक्शन कह लो, दोनों एक ही बात है, दोनों एक ही बात है। ये अपरेंट वेट क्या है उसकी बात तो करेंगे, लेकिन उससे पहले एक आइडिया देता हूँ। एक होता ना एक्चुअल वेट, जिसकी हम बात करते रहते हैं बोलचाल में, mg। तो इस mg को तो कहा जाता है एक्चुअल वेट, लेकिन लेकिन एक्सीलरेशन कहाँ कैसे दे रखा है उसके रिकॉर्ड अकॉर्डिंग हमारे पास एक अपरेंट वेट भी आता है। तो भाई क्या है इसका कंक्लूजन? मैं वेइंग मशीन पढ़ रहा हूँ, वेइंग मशीन क्या मेजर करता है? नॉर्मल रिएक्शन। नॉर्मल रिएक्शन को क्या कहते हैं? अपरेंट वेट। अच्छा, एक्चुअल वेट क्या होता है? mg। तो अब अपरेंट वेट की फीलिंग आपको नीचे अलग अलग सिचुएशन से आ जाएगी। जैसे एक सिचुएशन आपको देता हूँ, जैसे मान लीजिए मेरे पास इस तरीके का कोई लिफ्ट है, और इस लिफ्ट में यहाँ पे कोई वेइंग मशीन रखा है। इस वेइंग मशीन के ऊपर एक आदमी चढ़ा है, और ये आदमी इस वेइंग मशीन में चढ़ा है, ठीक है, और हो ये रहा है कि ये मशीन ऊपर की तरफ एक्सिलरेट हो रही है, ऊपर की तरफ एक्सिलरेट हो रही है। अब देखना कहानी क्या क्या बनेगी यहाँ से। आप सब समझदार हैं, देखते रहिए, मजा आएगा आपको। नीचे क्या लगेगा? नीचे लगेगा mg, सोच के देखो। और टच में होने से नॉर्मल लगता है, नॉर्मल लगा ऊपर, नॉर्मल लगा ऊपर। अब ईमानदारी से सोचो, ईमानदारी से सोचो, हमें हमें इस लिफ्ट को ऊपर लेके जाना है। तो भाई अब देखो, इधर करता हूँ। मुझे तो एक ही फॉर्मूला पता होता है कि नेट फोर्स बराबर मास इनटू एक्सीलरेशन। नेट फोर्स बराबर मास इनटू एक्सीलरेशन। ये जो आदमी खड़ा है इसका मास m है, इसमें कोई संदेह नहीं। नेट फोर्स, जितने तरह के फोर्स लग रहे हैं सबको सोचो। अब जरा सोचो, एक्सीलरेशन ऊपर है और फोर्स दो ही लग रहे हैं, एक नॉर्मल दूसरा mg। एक्सीलरेशन ऊपर है, फिर से बोल रहा हूँ सुनना, दो फोर्स लग रहे हैं मात्र, एक नॉर्मल दूसरा mg, और एक्सीलरेशन ऊपर है। तो सब लोग लिख के बताएंगे, सब लोग लिख के बताएंगे कि n और mg में ज्यादा कौन होगा, n और mg में ज्यादा कौन होगा। देवा सरिया लिख दी, बाकी लोग भी लिखें, n और mg में ज्यादा कौन होगा, n और mg में ज्यादा कौन होगा। बिल्कुल, n ज्यादा होगा, n ज्यादा होगा, n ज्यादा होगा, n और mg में n ज्यादा होगा। सब लोग लिखें, हाँ, n और mg में n ज्यादा होगा, n ज्यादा होगा, ठीक है। अगर n ज्यादा है, n ज्यादा है, जो लोग नहीं लिख रहा ना उसको, ऐसे लोग मेरे हिसाब से सब लिख रहा, नहीं लिखा, कौन कौन नहीं लिखा, ये कौन है? एक मिनट चेक करता हूँ, सब लिख रहा नहीं लिख रहा। जब लिखने के लिए बोलूँ है कितने, लिख कितने रहे जरा चेक करो। हाँ, सबने लिखा, ठीक है, अच्छी बात, अच्छी बात। आज आज मैं नोट्स भी चेक करूंगा, जैसे आपकी क्लास खत्म होगी, मैंने कहा था कि आप सारा काम एक अलग से जो आपके पास इसका जो नोट्स होगा उसमें करें। आप जितनी भी चीज़ें मेरे साथ करते हो उसको प्रॉपर तरीके से क्लास के बाद वो आपको दिखाना है। जो लोग उसको तरीके से नहीं लिखेंगे उनको घाटा ही होगा। मैं बस देखना चाहता हूँ कि आप कैसे लिखते हैं, जो उसमें प्रॉब्लम रहेगी मैं उसको देखूंगा सॉर्ट आउट करने की, थोड़ा बता दूंगा कि लिखने का आसान और सही तरीका क्या हो जाना चाहिए, कम लिखें और काम भी ज़्यादा।
अच्छा, नेट फोर्स बराबर मास इंटू एक्सेलरेशन, सब समझ गया। एन को ज्यादा होना पड़ेगा तो क्यों ना एन में से एम जी घटाऊं और मास इंटू एक्सेलरेशन पाऊं। तो एन बराबर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा एम जी के साथ एम ए। बहुत अच्छा। अब एन बराबर क्या हो जाएगा, एम कॉमन ले लो, जी प्लस एम, आराम से। और यही देखना ध्यान से, यही जो मैं एन लेके आया हूं, यही एन मेरा नॉर्मल रिएक्शन तो है, लेकिन इसका सही नाम है डब्लू अपारेंट, और इसी को बोलते हैं रीडिंग, इसी को बोलते हैं रीडिंग। इसका मतलब जरा देखो क्या हुआ हमारा, इस आदमी का, जो आदमी अंदर खड़ा है, आदमी का नाम मान लो है राजू। तो राजू जो खड़ा है, राजू का असली वजन कितना था, असली भार, असली वेट कितना था, वो था mg। लेकिन जैसे वो ऐसे लिफ्ट में गया जो ऊपर एक्सीलरेट हो रहा है, और तो जो वेइंग मशीन यहाँ पे लगा हुआ देख रहे हो, इस वेइंग मशीन में उसका जो वेट दिखेगा वो दिखेगा mg प्लस ma। वेट 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 तो mg तो फोर्स है ना, इसमें मास तो सिर्फ m है। आओ अगली कहानी, 2 नंबर। 2 नंबर में अगर मैं ऐसा सोचूं कि ये लिफ्ट नीचे की तरफ एक्सीलरेट हो रहा है और तब उसके अंदर आदमी है, ये एक तो लिफ्ट, ये वेइंग मशीन, इसके अंदर आदमी, वही आदमी, दूसरा आदमी कहाँ से ढूंढे, वही आदमी राजू। और अब की बार लिफ्ट में नीचे की तरफ एक्सीलरेशन है, नाम इसका ए है, नीचे की तरफ एक्सीलरेशन है, नाम इसका ए है। अब देखो अच्छे से, कुछ फोर्स तो फिक्स हैं, क्या, mg, ऊपर का क्या, तो नॉर्मल, ठीक है, ये फिक्स है कोई दिक्कत नहीं, ये फिक्स है कोई दिक्कत नहीं। अच्छा ठीक है, अब जरा देखना इस सिचुएशन में क्या कहानी बन सकती है, इस सिचुएशन में क्या कहानी बन सकती है। मुझे तो एक ही काम आता है कि नेट फोर्स बराबर किसी तरीके से लिख दूं मास इंटू एक्सीलरेशन। अच्छा, फिर दूसरी बात, नेट फोर्स, दो ही फोर्स लग रहे हैं, एक फोर्स mg और नॉर्मल, अभी एक्सीलरेशन नीचे है तो mg को ज्यादा होना पड़ेगा, तो mg में से n घटाऊंगा, मास इंटू एक्सीलरेशन। आराम से देखो, यहाँ से देख लो, n उधर ले आओ, ये आ गया mg माइनस ma, यानी कि यहाँ से n m g माइनस a आया। ओ ये तो माइनस हो गया, अपारेंट वेट कम हो गया, क्योंकि इसी नॉर्मल को डब्लू अपारेंट कहते हैं, या फिर इसको कहते हैं रीडिंग। यानी कि जो ये आदमी अंदर खड़ा है, ये सोचेगा, राजू सोचेगा कि वो तो 60 केजी का था, 600 न्यूटन दिख रहा है असली में तो, लेकिन यहाँ तो 500 न्यूटन ही दिखा रहा। अब ये वेइंग मशीन क्या अपने को मास ही दिखाता है, वो जी को कैलकुलेट करके तो वो 50 दिखाएगा। सही मायने में सोचना, mg दिखाना चाहिए तो क्या दिखाना चाहिए, m यानी 50 और g मतलब 10, 500, लेकिन वो कैलकुलेटेड दिखाता है, इसलिए सिर्फ मास दिखाता है। अब यही कहानी अब कितने भी हिस्सों में हो सकती है। कभी कभी कहते हैं कि मान लो राजू नीचे आ रहा है और ये लिफ्ट किसी रस्सी से बंधी थी, ये लिफ्ट किसी रस्सी से बंधी थी, कोई आया और उसने रस्सी को काट दिया, रस्सी को काट दिया। जब वो राजू नीचे आ रहा था तो इक्वेशन बन रहा था, mg में से n घटा रहे थे तो मास इंटू एक्सीलरेशन बन रहा था। अच्छा, बहुत अच्छा। अब जरा सोचना, उसने रस्सी को काटा, रस्सी काटने से लिफ्ट में फ्री फॉल हो गया, रस्सी काटने से लिफ्ट में फ्री फॉल हो गया, और जैसे ही लिफ्ट में फ्री फॉल हुआ है, जैसे ही लिफ्ट में फ्री फॉल हुआ है, एक्सीलरेशन का काम जी करने लगेगा, और तुरंत कहानी कैसी बन जाएगी, mg माइनस n बराबर mg। इसीलिए यहाँ से n को क्या होना पड़ेगा, जीरो, n को जीरो होना पड़ेगा। n को जीरो होने का मतलब समझिए, n को जीरो होने के कई मतलब हैं। कुछ लोग तो इसको कहते हैं वेटलेसनेस। n जीरो होने का मतलब क्या हुआ कि डब्लू अपारेंट उसको जीरो दिखेगा, राजू का वजन गायब हो गया, राजू को लगेगा अरे इसका वेइंग मशीन में कोई वजन नहीं दिख रहा। वेटलेसनेस, डब्लू अपारेंट जीरो, इसका मतलब जो रीडिंग होनी है वो जीरो होनी है, रीडिंग जीरो। और समझना,
इसी कंडीशन को बोलते हैं वेटलेसनेस। वेटलेसनेस। हमने लिफ्ट में खुद को बिठाया है, लिफ्ट को नीचे की तरफ ला रहे थे, किसी ने लिफ्ट का केबल ही काट दिया, तो उसको बोला जाता है वेटलेसनेस। वेटलेसनेस ये कंडीशन है। और अब अगली कंडीशन बताता हूँ। अगली कंडीशन समझिए, ऐसी कहानी है। अब या तो लिफ्ट को नीचे लाओ, नीचे लाओ किसी भी वेलोसिटी से, फिक्स वेलोसिटी है ये, लिफ्ट को नीचे लाओ फिक्स वेलोसिटी से, और ऊपर ले जाओ फिक्स वेलोसिटी से, ऊपर ले जाओ फिक्स वेलोसिटी से। ये फिक्स वेलोसिटी से ऊपर या नीचे उसको लेके जाओ। अब जरा सोचो, मेरे इक्वेशन में mg और ma आ रहा था, इन दोनों केस में मेरा जो a आने वाला है वो 0 हो जाएगा, मेरा a 0 हो जाएगा। तो अगर मैं नीचे वाले केस को देखूं, तो नीचे वाले केस में मैं कर रहा था mg, और mg में से मैं n लिख के बराबर ma कर रहा था। अब मैं इस a को 0 कर दूंगा, a 0 कर दूंगा। ये देखना, जैसे ही a यहाँ 0 कर दूंगा तो n बराबर बन जाएगा mg, n बराबर mg। अच्छा, ऊपर वाले कंडीशन में समझना, वहां n ज्यादा था तो वहां n बराबर mg प्लस ma आ रहा था। अब मैं इसको 0 कर दूंगा, इसको 0 कर दूंगा। जरा सोचो, यहाँ से फिर n बराबर हो जाएगा mg। तो नीचे जाओ या ऊपर जाओ, अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है, अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है तो n बराबर mg, यानी कि जो उस इंसान का एक्चुअल वेट था वही उस इंसान का अपरेंट वेट दिखाएगा। कब? जब v बराबर कांस्टेंट हो। फर्क नहीं पड़ता कि ऊपर या नीचे, दोनों में यही आंसर आएगा, ऊपर भी या फिर नीचे भी, कहीं भी जाओ यही आंसर आएगा, कहीं भी जाओ यही आंसर आएगा। अब कंक्लूजन क्या है इसका? कंक्लूजन क्या है समझिए, अगर इंसान ऊपर जा रहा है तो देखो, ऊपर जा रहा था तो क्या कहानी हुई थी, ऊपर जाते समय जो तुमने n निकाला था वो mg प्लस ma आया, यानी कि जब मैं ऊपर जा रहा था तो w अपरेंट बढ़ गया, जब मैं ऊपर जा रहा था तो w अपरेंट बढ़ गया, w अपरेंट w एक्चुअल से ज्यादा हो गया जब मैं ऊपर जा रहा था। अच्छा, तो भाई नीचे का क्या? तो भाई जब मैं नीचे आ रहा था तो जब मेरा W अपरेंट जो है ये कम हो गया W एक्चुअल से, W एक्चुअल से। ये कहानी है। क्या ये दोनों बराबर हो सकते हैं? हाँ, इसमें हो सकते हैं। जब कांस्टेंट स्पीड से ऊपर नीचे होंगे तो दोनों बराबर हो जाएंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, आराम से इसमें सोच सकते हैं, कोई समस्या कहीं से नहीं है। किसी को दिक्कत है तो बता सकते हैं, किसी को दिक्कत है तो बता सकते हैं, और दिक्कत नहीं है, आगे बढ़ना चाहते हैं तो टाइप करिए ए बी, आगे बढ़ना चाहते हैं तो टाइप करिए ए बी। देवा सरिया ने एडी टाइप किया, एडी, ए बी। चलिए ठीक है, भावनाओं को समझ गया था। ये समझिए, ये क्वेश्चन आपके सामने है, ये करिए। एक मिनट रुको, लो करो। आंसर ना तरीके से करो, चैटिंग चैटिंग मत खेल लड़की, आंसर तरीके से करो, ऐसे उड़ो मत।
क्वेश्चन क्लियर कर रहा था, आराम से करो, समय लो, पढ़ो इसको। तरीके से पढ़ो। मैं आपको समय दे रहा हूँ, मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आप आंसर सही देंगे। चैट बॉक्स पे देख भी रहा हूँ, ए या डी में से कोई है सर। आदर्श भाई, ए या डी में से कोई है, वो तो मुझे भी पता है कि ए बी सी या डी में से कोई ना कोई तो है। लेकिन मैंने जो सवाल दिया ना प्रिया दोस्तों, इसमें मैंने दिया है इन विच केसेस देयर मे बी मोर देन वन करेक्ट, देन यू हैव टू बी लिटिल बिट केयरफुल। तो भाई थोड़ा सा समझते हैं। ए और डी आया है सिमो बेस्ट का, तो ये दोनों सही है। सही बात तो ये है, आइए समझाता हूँ। सवाल बहुत बढ़िया है, आपको समझने का मौका मिलेगा। अभी देखो, थोड़ी देर पहले मैं ये जो आपको रिकैप करा के लाया ना, देखो, मुझे रीडिंग बढ़ानी है। सोचो, मुझे रीडिंग बढ़ानी है। सब लोग एक साथ लिख के बताएं, मुझे रीडिंग बढ़ानी है। मुझे ऊपर जाना चाहिए या नीचे? ऊपर का यू, नीचे का एन, बोलो। मुझे ऊपर जाना चाहिए या नीचे? रीडिंग बढ़ानी है। ऊपर का यू, नीचे का एन, बोलो। ऊपर का यू, नीचे का एन, बोलो। यू यू यू, सही बात है, बिल्कुल सही। यानी कि देखो, यही तो एक क्वेश्चन चाहता था कि आप रीडिंग बढ़ाओ, आप रीडिंग बढ़ाओ। अरे भाई, रीडिंग बढ़ाना चाहते हो मतलब ऊपर जाओ। मतलब एक्सीलरेशन की जो डायरेक्शन है, एक्सीलरेशन मुझे ऊपर चाहिए। एक्सीलरेशन जहां ऊपर आ जाएगा, मेरा काम हो जाएगा। एक्सीलरेशन ऊपर चाहिए, दिस इज योर टारगेट। नाउ we have four situations. We have four situations. First, second, third, fourth. अब लाइन बाय लाइन कहानी चला रहे हैं। देखो, सबसे पहले लैंग्वेज समझना। अपवर्ड मूविंग लिफ्ट, ये लिफ्ट ही ऊपर जा रहा है, ठीक है। अपवर्ड, इसको बांट दूंगा टुकड़ों में। देखो, एक इधर सोचेंगे, एक इधर सोचेंगे, एक इधर सोचेंगे और एक उधर सोचेंगे। आओ समझते हैं। पहले इसने कहा अपवर्ड मूविंग लिफ्ट, मतलब लिफ्ट कहाँ जा रहा है? अपवर्ड। चलो भैया, लिफ्ट जा रहा है अपवर्ड। देख क्या बढ़िया लिखूंगा, ध्यान से देखते हैं। अपवर्ड मूविंग लिफ्ट। अच्छा, फिर उसके बाद अपवर्ड मूविंग लिफ्ट तो है, लेकिन स्पीड बढ़ रही है। ओ, ऊपर जा रहा हूँ और स्पीड भी बढ़ रही है। इसका मतलब एक्सीलरेशन भी ऊपर ही हुआ होगा। सोचो, तभी तो इसकी स्पीड बढ़ी होगी। यही तो इसने कहा था कि अपवर्ड मूविंग लिफ्ट लेकिन इंक्रीजिंग स्पीड। पहला केस ये वाला, ये फोटो हमने बना लिया, ये फोटो बना लिया। अब दूसरे फोटो की बात कर रहे हैं, आंसर टिक नहीं कर रहा हूँ भाई, ये फोटो बना लिया, ये बता रहा हूँ। हटा ही दे तो बाद में कहेगा आंसर टिक। ये हटा, इसका काम खत्म। ओके,
अब देखना, अपवर्ड मूविंग लिफ्ट, फिर है ठीक है भैया, अब फिर से तू जा ऊपर, इसको भेज दे ऊपर, अपवर्ड मूविंग लिफ्ट, ठीक है, लेकिन कैसे, विथ डिक्रीजिंग स्पीड। ओके, अभी स्पीड कम चाहिए, मतलब ऊपर में जाऊंगा मेरी स्पीड कम कब होगी, जब कोई निगेटिव डायरेक्शन में उल्टा उल्टा एक्सीलरेशन कर दे, तो यहाँ पे इसकी स्पीड कम हो जाएगी। सोच के देखो। अच्छा, आओ तीसरा सोचते हैं, डाउनवर्ड मूविंग लिफ्ट। ओहो, लिफ्ट ही नीचे आ रहा है, ठीक है, लाओ लिफ्ट को ही नीचे ले आओ। अरे तू ऊपर क्यों दिखाता है भाई, लिफ्ट को ही नीचे ले आओ, ये लिफ्ट आया डाउन। ओके, लेकिन कैसे, डाउनवर्ड तो आ रहा है लिफ्ट, लेकिन इंक्रीजिंग स्पीड। अरे जिधर मोशन हो उधर ही एक्सीलरेशन अगर होता है तो स्पीड बढ़ती है, इसका मतलब एक्सीलरेशन को भी नीचे होना पड़ा होगा, तभी तभी इस केस में जो स्पीड है ये बढ़ेगी। अब देखना अगला, अगला कह रहा है डाउनवर्ड मूविंग लिफ्ट, ठीक है भाई, अभी लिफ्ट को ही नीचे ले आ, लिफ्ट को ही डाउन ले आ, लेकिन अब की स्पीड कम चाहिए, डिक्रीजिंग स्पीड है, मैं नीचे आऊंगा लेकिन मेरी स्पीड कम होगी, इसलिए मजबूरी में एक्सेलरेशन ऊपर लगाना पड़ेगा, यही तो अपोज करेगा। ऊपर एक्सेलरेशन मतलब ऊपर फोर्स, धीरे 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 इसकी जो स्पीड है, इसकी स्पीड कम हो जाएगी। अब देखना, मेरा आंसर क्या था, मुझे पूरी दुनिया से मतलब ही नहीं है भाई, मुझे तो एक्सीलरेशन बस ऊपर चाहिए। ऊपर एक्सीलरेशन किस किस के पास है, एक इसके पास है और एक इसके पास है, इसीलिए मेरा आंसर एक तो ये होगा, एक तो ये होगा, और दूसरे पेज में भाग क्या है भाई, एक तो मेरा आंसर होगा ए और दूसरा मेरा आंसर होगा डी। दोनों सही हैं, ए भी सही और डी भी सही, बोथ करेक्ट, बोथ करेक्ट, ए और डी दोनों। बोलो, बात समझ में आ गई क्या, बात समझ में आ गई तो टाइप करो बी, बात समझ में आ गई तो टाइप करो बी, नहीं समझ में आई तो एन, बी, बी। ये बढ़िया बात है, ऐसे ही चीजों को बढ़िया विजुलाइज करिए, फिर दिक्कत नहीं आएगी, फिर दिक्कत नहीं आएगी। तो लिफ्ट का एक बड़ा थ्योरेटिकल सवाल है, देखो कितना कंसेप्चुअल है, इसीलिए इसको रखा है। हमेशा क्लास में ऐसे सवाल लिए जाते हैं जो एक सवाल करने से इन एंड अराउंड 4-5 तरह के सवाल बने। क्लास के सवाल का मोटो कभी कठिन सवाल कराने का नहीं होता है, क्लास के सवाल का मोटो होता है लर्निंग वाले सवाल कराने का, लर्निंग वाले सवाल जो कई सारी चीजें सिखाए, और इसीलिए क्लास नोट्स हमेशा इंपॉर्टेंट होता है, क्लास नोट्स की प्रायोरिटी देनी चाहिए, हमेशा हमेशा क्लास नोट्स की प्रायोरिटी देनी चाहिए। तो ये इसकी कहानी थी। अब इसमें कुछ क्वेश्चन लेके आता हूँ मैं, आप देखिए, आप इसको करना। देखो, जैसे एक सवाल आपको देता हूँ, बढ़िया सवाल है, ये देखिए, आप पढ़ें इसको, और इसका एक पार्ट और है, क्या पूछ रहे हैं आपसे, ये इसकी कहानी, अब देखिए, इसके ऊपर गौर कीजिए, बढ़िया सवाल, पढ़ो, अच्छा है, सबसे होगा ठीक से करिए। कहता है, when a lift is moving upward, when a lift is moving upward with acceleration a, reading of weighing machine कितना है, 56 kg वेट, यानी कि 560 न्यूटन। जब ये ऊपर जा रहा था, जब ये ऊपर जा रहा था, लिफ्ट है, लिफ्ट है, और ये लिफ्ट जब ऊपर जा रहा था, ऊपर की तरफ, तो उस कंडीशन में जो इसका रीडिंग है वो है 560 न्यूटन। मतलब ऊपर जाते समय जब मेरे से W अपरेंट पूछा गया, जो सही मायने में होता है
mg प्लस ma, तो वो मेरे पास आया 560। ये मैं नहीं, क्वेश्चन कह रहा है, ये क्वेश्चन कह रहा है कि W ऑपरेंट मेरा इस तरीके से आया, W ऑपरेंट। ठीक है, मान गए। अब अगली कहानी, लेकिन जब ये लिफ्ट नीचे आया, अगली कहानी और अच्छी है। जब ये लिफ्ट नीचे आया, नीचे, जब ये लिफ्ट नीचे आया, उस कंडीशन में जो W अपरेंट है वो 44 kg वेट है। ये समझते हो ये क्या होता है, kg वेट? ये जो ऐसे लिखा था ना, kg वेट, इसका मतलब समझाता हूँ। ये सही बांधे में ये न्यूटन लिखने का स्टाइल है। जैसे किसी ने कहा 1 kg वेट, अब समझना 1 kg वेट का मतलब होता है 10 न्यूटन। 10 न्यूटन, समझो। अरे मैं कह रहा था ना mg, 1 kg मास है, ये यहाँ पे g का इफेक्ट, तो 1 kg वेट का मतलब होता है 10 न्यूटन। इसके अकॉर्डिंग फील कर लेना कि 1 kg वेट लिखा है, इसका मतलब वो कहना चाहते हैं 10 न्यूटन। यानी कि ये क्वेश्चन के लैंग्वेज है, यानी कि जैसे ही मेरे से वो कहेगा 44 kg वेट, ये समझो, ये जो दिया है ना 44 kg वेट, 10 से गुना कर दिया करना, ये बन जाएगा 44 इंटू 10 बराबर 440, क्या? तो न्यूटन। केजी के लिए 44 है, अब वेट दे रखा है तो जी से गुना। अच्छा, तो अब ये कह रहा था कि जब ये नीचे आया ना, तो जब ये नीचे आया, तो नीचे आएगा तो हमारा W अपरेंट क्या होगा, सोचो। वो घटता है तो वो हो जाएगा mg माइनस ma, और ये इसके हिस्से में आया 440। ये इसकी स्टोरी अभी तक की है। तो ये क्वेश्चन क्या चाहता है? क्वेश्चन चाहता है कि आप ट्रू वेट ऑफ मैन बताओ। तो जरा तुम सोच के देखो, ये ट्रू वेट मतलब वो एक्चुअल वेट पूछ रहा है। अच्छा, और इसको अपन बोलते हैं mg। लिख के समझा भी रहा है कि भाई मैं आपसे mg पूछ रहा हूँ। फिर पूछ रहा है कि एक्सीलरेशन की वैल्यू क्या हुई। दो बातें पूछी जा रही है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, इक्वेशन लिख देते हैं, इक्वेशन लिख देते हैं। आओ इसको समझते हैं। अब इसको अगली स्लाइड में लेके चलते हैं। अगली स्लाइड, ये सब नाटक बस कुछ नहीं है। अब तो दो इक्वेशन बनने को तैयार है हमारे पास, mg प्लस ma इक्वल्स टू मेरे पास है 560, दूसरा है मेरे पास mg माइनस ma, वो मेरे पास है कितना भाई 440। अब जोड़ने से फायदा है तो हमने जोड़ दिया। जैसे ही जोड़ा जोड़ा ma देखो खत्म हो गया, तो बचता है यहाँ से 2mg, और ये 1000 है। 2mg बराबर 1000, हमसे mg पूछा गया है, ये तो 500 आया। ये mg क्या है? यही तो ट्रू वेट है, यही तो ट्रू वेट है, और यही अभी सही वाली रीडिंग है। यानी कि आदमी का मास कितना होगा जब mg 500 है, तो आदमी कितने किलो का है? बेटा आदमी 50 किलो का है, सिंपल सी बात है। अच्छा ठीक है, अब इसने एक्सीलरेशन भी पूछा है, तो कोई भी एक इक्वेशन पढ़ लो। मुझे अब ए चाहिए, ए चाहिए। ए तो मैं अपनी मर्जी से निकालूंगा। माना माना मुझे ए के लिए कोई इक्वेशन अच्छा लगा, ये वाला। mg में से आप ma को जोड़ो साथ में तो आएगा 560, मान लो यही अच्छा लगा, तो भाई इसमें वैल्यू पुट करते हैं। mg में निकाल के आया हूँ 500, ma अरे भैया मास 50, और a मुझे चाहिए, और ये कितना बना 560। अब जरा देखो 50a उधर जाके क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 50a बराबर 60। 50a बराबर 60, तो a बराबर देखना 6/5 आ रहा है, जो कि 1.2 होगा। 1.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। देख लो, एक स्टेप मन में कर लिया। तो इस तरीके से बात बनती है। आप दूसरे क्वेश्चन से भी कर सकते थे। आप चाहो तो mg माइनस ma बराबर 440 डालो, तब भी वही आएगा। तो इस तरीके से सवाल किए जा सकते हैं आराम से, कहीं से कोई प्रॉब्लम नहीं। तो आप कभी भी लिफ्ट वाले सवाल से घबराने की जरूरत नहीं।
लिफ्ट वाले सवाल ऐसे ही बनते हैं, बिल्कुल आराम से सिचुएशन समझ के डायग्राम बनाने से, थोड़ी बड़ी डायग्राम बनाने से बात होती है। एक सवाल और कर सकते हैं, देखिए एक सवाल इसमें है लिफ्ट वाले में, मान लो मैंने ये पूछा, सवाल तो इतने थोड़े हैं ना, ये करिए, क्या बढ़िया डायग्राम बना के बढ़िया रखा हुआ, देखो ये कर लो। कहता है कि इफ apparent weight of a man in a lift is 1/5 of his true weight, 1/5 of its true weight, समझिए, दिमाग लगाएंगे, क्या दिमाग लगाएंगे कि भाई जो मेरा W अपरेंट है वो कम हुआ है, कम होने का मतलब ये होता है कि जो लिफ्ट है, लिफ्ट को मैं नीचे ला रहा हूँ, बस इतनी ही बात समझ में आनी चाहिए कि लिफ्ट को नीचे लाया गया होगा और खेल खत्म है। अब बस कुछ नहीं, चलो एक लिफ्ट बना लिया, अब उस लिफ्ट को नीचे ला रहे हैं, किसी एक्सलेशन ए से लाए होंगे, क्योंकि बिना एक्सलेशन के, तो अगर एक्सलेशन नहीं होता तो अपरेंट वेट की आवश्यकता ही नहीं थी, क्योंकि वो एक्चुअल वेट के बराबर होता, तो पक्का एक्सलेशन ए नीचे आया होगा। अच्छा, अब आपको सिचुएशन तो याद ही है, एक बार रिवाइज करा देता हूँ। देख क्या होता है कि ये जो आदमी होता है उस पर फोर्स कैसे कैसे लगता है, ऊपर नॉर्मल, नीचे mg, ऐसे ही तो करते हैं। अच्छा, ये नीचे आ रहा है, वापस देख लो, नीचे आ रहा है मतलब पक्का mg को ज्यादा होना पड़ेगा, mg में से आप नॉर्मल घटाओगे तो मास इंटू एक्सलेशन लाओगे। अब देखना, अब देखना, apparent weight of a man is 1/5 of true weight, ट्रू वेट का 1/5 अपरेंट वेट होता है, और अपरेंट वेट का एक और नाम है, अपरेंट वेट को ही नॉर्मल कहते हैं। तो जो नॉर्मल है ना, यही है अपरेंट वेट, और ये जो mg है ये है ट्रू वेट। लिखने में क्या शर्माना, लिखो mg को कहते हैं ट्रू वेट और n को कहते हैं अपरेंट वेट। अब ये कह रहा है कि जो मेरा अपरेंट वेट है वो एक्चुअल का 1/5 हो गया, तो चलो भैया ये तो mg ही रहा ट्रू वेट, माइनस m नहीं, अब ये n यानी अपरेंट को एक्चुअल का 1/5 कह रहा है, बस खेल खत्म है, ma खत्म। अब mg-5 क्या बन जाएगा, 4mg/5, ये बन गया 4mg/5 बराबर क्या आ गया यहाँ से ma, यहाँ से m से m काट दोगे तो बस हो गया तुम्हारा काम। यहाँ से a की वैल्यू आ गई, कितनी आई a की वैल्यू, 4g/5, 4g/5। ये है सवाल, यही तो इसका थॉट है कि एक्सेलरेशन एंड वैल्यू ऑफ क्या पूछा है, देन फाइंड डायरेक्शन। अरे डायरेक्शन हमने पहले डिसाइड कर लिया कॉमन सेंस से, एंड वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन, डायरेक्शन तो नीचे होना पड़ेगा, डायरेक्शन तो नीचे, किसके डायरेक्शन की बात हो रही है, एक्सेलरेशन की, एक्सेलरेशन नीचे होगा, कितनी वैल्यू का होगा, 4g/। ऐसे सोचते हैं लिफ्ट वाले सवाल, तो लिफ्ट वाले सवाल बहुत इजी तरीके से बनते हैं, कहीं से इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं। इति लिफ्ट संपन्न, इस तरीके से लिफ्ट संपन्न हुआ, लिफ्ट संपन्न हुआ, लिफ्ट संपन्न हुआ। धीरे धीरे हम कॉम्प्लेक्स जोन की तरफ बढ़ने वाले हैं, धीरे धीरे सुपर कॉम्प्लेक्स जोन की तरफ बढ़ेंगे। आराम से बात को समझोगे तभी जाके यहाँ मजा आएगा, आराम आराम से सिचुएशन सीखने। तो अभी तक तो चीजें चल रही थी बिल्कुल आराम से, कहीं से कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन धीरे धीरे चीजें कठिन भी होती हैं। आपको मैं अब थोड़ा सा नॉर्मल रिएक्शन की दूसरी दुनिया में लेके चलता हूँ। नॉर्मल रिएक्शन की दूसरी दुनिया, वो दुनिया थोड़ी सी टेंशन देने वाली है,
लेकिन अब आप देखो कि आपको रीडिंग अगर कम चाहिए तो एक्सटेंशन को नीचे करना पड़ेगा, अगर आपको रीडिंग अपरेंट के बराबर चाहिए तो कोई एक्सटेंशन नहीं करना पड़ेगा, आपको वेटलेसनेस का आनंद लेना है तो आपको उस समय फ्री फॉल करा देना पड़ेगा, रीडिंग ज़्यादा चाहते हो लिफ्ट ऊपर लेके जाना पड़ेगा। तो ये सारी चीज़ें तो टिप पे होनी चाहिए, ये टिप पे रहेंगी तो काम करने में मज़ा आएगा, चीज़ें आपको आसान लगेगी, चीज़ें आपको आसान लगेगी। चलिए अब मैं थोड़ा सा एक बेसिक आइडिया देना चाहता हूँ इस सिचुएशन का, तो वो है, फोटो बढ़िया बनाओ क्या, देखो आओ समझाता हूँ। मैं इंक्लाइन प्लेन के ऊपर बात करना चाहता हूँ, एक फोटो इधर से अगर मिल जाए ना भाई, एक इंक्लाइन प्लेन का अगर फोटो मिल जाए मजा आए। ये इंक्लाइन प्लेन का ये फोटो, ठीक है, काम मेरा चल रहा है, काम मेरा चल रहा है। बाप रे, तू क्यों नाच रहा है भाई, तू क्यों नाच रहा है भाई, ये बहुत बढ़िया, ठीक है। इंक्लाइन प्लेन का थोड़ा इसको लाइट कर लेता हूँ, कोशिश करता हूँ कि जो मैं समझाने जा रहा हूँ आज उसका थोड़ा भी पार्ट अगर समझ में आ जाए तो हमारा काम हो जाए। देखिए क्या कहना चाहता हूँ, मान लो इंक्लाइन प्लेन है और इस इंक्लाइन प्लेन के ऊपर, इस इंक्लाइन प्लेन के ऊपर कोई ब्लॉक रखा हुआ है, इस इंक्लाइन प्लेन के ऊपर कोई भी एक ब्लॉक है और वो ब्लॉक इस पे स्लाइड करने की कोशिश कर रहा है। तो मान लो किसी समय में वो ब्लॉक यहाँ पे आएगा, किसी समय में वो ब्लॉक यहाँ पे आएगा, तुम बस फ्री बॉडी डायग्राम पे ध्यान देना। अब देखना भाई, अब जब ये ब्लॉक यहाँ पे आएगा, जब ये ब्लॉक यहाँ पे आएगा और उस समय का मुझे फ्री बॉडी डायग्राम बनाना है, कितने कितने फोर्स लगेंगे। एक फोर्स जो हमेशा नीचे की तरफ लगेगा जिसको बोलते हैं mg, और एक फोर्स जो इस इंक्लाइन प्लेन के बिल्कुल परपेंडिकुलर लगेगा उसको बोलते हैं नॉर्मल, उसको बोलते हैं नॉर्मल। अब जरा ध्यान से देखना क्या होने वाला है। मान लो ये एंगल ऑफ इंक्लिनेशन जो है ये है थीटा, सपोज करो एंगल ऑफ इंक्लिनेशन थीटा है। अच्छा तो जरा देखो ये कितना होगा, ये 90 होगा, तो ये पोर्शन कितना होगा, ये तुम जानते हो 90 माइनस थीटा। आज मैं सिर्फ एंगल सिखाना चाहता हूँ। अब तुम इस नॉर्मल वाली लाइन को दोस्त आगे खींच दो, नॉर्मल वाली लाइन को आगे खींच दो। अब देखना गौर से मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, सिर्फ फोटो पे ध्यान देना। ओवरऑल ये एंगल, थोड़ा दूसरा कर देते, ओवरऑल ये एंगल 90 है, उसमें से एक पोर्शन तो 90 माइनस थीटा हो गया, तो बचे हुए पोर्शन को इसको थीटा होना ही पड़ेगा, समझो। अब देखना ये mg है, ये थीटा है। अब क्या सिखाना चाहता हूँ, अब क्या सिखाना चाहता हूँ, ये देख इंक्लाइन प्लेन है। अब एक मेजर लड़ाई है और एकदम गौर से इस बात को समझना। इंक्लाइन प्लेन पर बात हो, इंक्लाइन प्लेन की, इंक्लाइन प्लेन की बात होनी चाहिए। अच्छा तो इंक्लाइन प्लेन में हम फोर्स का कंपोनेंट करते हैं, तो इंक्लाइन प्लेन में हमें सही मायने में क्या क्या चाहिए देखना। हमें वही फोर्स चाहिए, बात बहुत काम की है, इसको 200 बार बोलना। इंक्लाइन प्लेन पे हमें वही फोर्स चाहिए जो 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 या तो प्लेन के पैरेलल हो, या तो प्लेन के पैरेलल हो, या फिर प्लेन के परपेंडिकुलर हो, या तो प्लेन के पैरेलल हो या फिर प्लेन के परपेंडिकुलर हो। ये सेंटेंस क्या है क्यों है सब धीरे धीरे समझ में आएगा। लेकिन एक बात समझो, हमें इंक्लाइन प्लेन पे बहुत सारे फोर्स देखने को मिलेंगे, लेकिन मेरे लिए सिर्फ वही काम का है जो इंक्लाइन प्लेन के या तो पैरेलल हो या तो परपेंडिकुलर हो। कोई जरूरी नहीं है कि सारे फोर्स इंक्लाइन प्लेन के पैरेलल या परपेंडिकुलर हो। अगर पैरेलल या परपेंडिकुलर नहीं हुआ, अगर कोई फोर्स पैरेलल या परपेंडिकुलर नहीं है, तभी 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 उसका कंपोनेंट करेंगे।
तभी उसका कंपोनेंट करेंगे, तभी उसका कंपोनेंट करो। और कंपोनेंट तुमको कहाँ चाहिए होगा, या तो इंक्लाइन प्लेन के पैरेलल या फिर इंक्लाइन प्लेन के परपेंडिकुलर। अब सारी बात समराइज करके बता रहा हूँ, देखो ध्यान से सुनना। भाई मैं इंक्लाइन प्लेन पढ़ने जा रहा हूँ, न्यूटन्स लॉ में मुझे इंक्लाइन प्लेन पे खूब सारे फोर्स देखने को मिलेंगे, लेकिन मेरे लिए सिर्फ वही फोर्स काम का है जो या तो इंक्लाइन प्लेन के पैरेलल हो या फिर इंक्लाइन प्लेन के परपेंडिकुलर हो। अगर कोई फोर्स इंक्लाइन प्लेन के पैरेलल या परपेंडिकुलर नहीं है, मैं तभी और सिर्फ तभी उसका कंपोनेंट करूंगा जिसमें से उसका एक कंपोनेंट इंक्लाइन प्लेन के पैरेलल आएगा और एक कंपोनेंट इंक्लाइन प्लेन के परपेंडिकुलर आएगा। ये बिल्कुल आपको दोहे की तरह याद होना चाहिए। अब जरा देखना, पैरेलल या परपेंडिकुलर क्या कहना चाहता हूँ। ये इंक्लाइन प्लेन है तो ये वाली जो लाइन होगी ये परपेंडिकुलर वाली लाइन है। और देखना, जो जो ये वाली लाइन होगी ये वाली, ये पैरेलल वाली लाइन है। मुझे सिर्फ दो ही फोर्स चाहिए, मुझे फोर्स इसके अलावा किसी और लाइन में चाहिए ही नहीं। इसके अलावा किसी और लाइन में अगर फोर्स है मतलब मुझे उसका कंपोनेंट करना पड़ेगा। मुझे सिर्फ इसी लाइन में फोर्स चाहिए, इसी लाइन में फोर्स चाहिए। आओ समझाता हूँ, आओ समझाता हूँ, अब तुमको बात समझ में आएगी। भाई मुझे या तो फोर्स, ये तो इसको तो भैया मुझे या तो फोर्स इस लाइन में चाहिए या फिर मुझे फोर्स इस लाइन में चाहिए। बता, क्या नॉर्मल नॉर्मल इस चीज को सेटिस्फाई कर रहा है? हाँ, नॉर्मल इंक्लाइन प्लेन का नॉर्मल है, मतलब भैया ये तो पहले से परपेंडिकुलर है, ये पहले से परपेंडिकुलर है, तो क्यों कंपोनेंट करोगे? तो इसका कंपोनेंट कभी नहीं होगा, इसीलिए नॉर्मल का कंपोनेंट नहीं करते हैं, नॉर्मल का कंपोनेंट नहीं करेंगे क्योंकि नॉर्मल खुद से ही परपेंडिकुलर है। बताओ, ये mg, इस mg से सवाल पूछो कि भाई तू इंक्लाइन प्लेन के पैरेलल है क्या? कहेगा नहीं। क्या तू परपेंडिकुलर है? कहेगा नहीं। मतलब ना तो पैरेलल ना ही परपेंडिकुलर, इसीलिए इस mg का कंपोनेंट होगा, तो इसका करो कंपोनेंट। ये बात समझ में आई क्या कि क्यों कंपोनेंट करते हैं क्यों नहीं करते हैं? ये समझ में आया तो समझ में आने का एस टाइप करिए। ये बहुत शानदार बात है। सिर्फ लोग कंपोनेंट करते रहते हैं पागलों की तरह। भाई क्यों करें, पता तो चले कारण क्या हो रहा है। तो ये कारण है। हाँ, समझ में आया, एस टाइप करिए। सब लोगों के इसका इंतजार है, नहीं समझ में आया तो एन टाइप करो। ठीक है, लगभग लगभग एस आया है, किसी का एन नहीं आया, मतलब बात समझ में आ गई। इसका मतलब ये है कि अगली लड़ाई में मुझे इस mg के कंपोनेंट करने पड़ेंगे, मुझे इस mg के कंपोनेंट करने पड़ेंगे। तो बस इसको कंपोनेंट करना अगर हम सीख लें तो मजा आ जाएगा। नॉर्मल के कंपोनेंट करने की आवश्यकता ही नहीं है क्योंकि नॉर्मल पहले से ही परपेंडिकुलर है। मुझे सिर्फ उस फोर्स के कंपोनेंट करने हैं जो ना तो पैरेलल हो और ना ही परपेंडिकुलर हो। इंक्लाइन प्लेन ही भाग गया। आजा आजा आजा। अब देखो, इस mg के कंपोनेंट, चूंकि ये वाला एंगल थीटा है और mg का ही कंपोनेंट होगा तो भैया इसका नाम होगा mg cos थीटा। mg बीच में है, उसका एक कंपोनेंट mg cos थीटा जो इंक्लाइन प्लेन के परपेंडिकुलर आ गया, यानी कि एक कंपोनेंट इधर जाएगा और इसका नाम होगा mg sin थीटा। दो कंपोनेंट बन गए, दो कंपोनेंट बन गए, दो कंपोनेंट बन गए बड़े आराम से, कहीं से कोई दिक्कत नहीं आई। तो कैसा बना, एक कंपोनेंट इधर, ओके, एक कंपोनेंट इधर, ये वाला जो भी बनाया है mg sin थीटा वाला वो पैरेलल हो गया। और असली फोर्स कौन था? असली फोर्स था मेरे पास mg। अच्छा, mg मैंने देख कितना बड़ा बनाया है। फायदा है इसका बड़ा बनाने से, आपको दिखता है कि ये नॉर्मल ऐसा परपेंडिकुलर है, बिल्कुल mg सीधा खींचो। और ये थी हमारे ब्लॉक की बात। अब देखो, पूरी बात ऐसे क्लियर होती है
कि भाई हम mg का कंपोनेंट ही करेंगे। अब बात बहुत सिंपल है भाई, अब ये जो नॉर्मल है उसको काउंटर करने के लिए mg cos थीटा पड़ा हुआ है। अब ये मेरे पास mg थोड़ी ना बचा, अब mg तो खत्म है, अब mg खत्म क्यों? क्योंकि वो mg के दो टुकड़े हो गए, इस mg का दो टुकड़ा हो गया। अब इस mg के एक टुकड़े में mg cos थीटा और एक में mg sin थीटा। अब जब इसके दो टुकड़े हो गए तो mg कहाँ से बचा? अब तुम ओरियो बिस्किट खरीद के लाए, उसको बीच से फाड़ के उसके दो पार्ट कर दिए, फिर भी वो बिस्किट ढूंढ रहे हो, ये तो बड़े तेज हो तुम। ऐसे नहीं होता है। अब देखना, अब mg sin थीटा का अपना काम होगा और mg cos थीटा का अपना काम होगा, दोनों अपना अपना काम करेंगे। ये बात मैं यहाँ बताना चाहता हूँ कि भाई हम इसीलिए कंपोनेंट करते हैं। तो आज की कहानी बस इतनी ही है कि मैं कंपोनेंट के बारे में आपको सिखाना चाह रहा था। हम इंक्लाइन प्लेन में सिर्फ उसी फोर्स का कंपोनेंट करेंगे जो या तो पैरेलल या परपेंडिकुलर नहीं हो, क्योंकि हमारा टारगेट अलोंग द इंक्लाइन और परपेंडिकुलर टू द इंक्लाइन पे ही फोर्स लगाने के लिए होता है। तो अभी बस इतना ही, किसी को दिक्कत है तो बोले, और बाकी लोग जा सकते हैं आराम से, बाकी काम कल करें। धन्यवाद। गुड नाइट।